पूर्वी दिल्ली में लोहड़ी की रौनक, घरों से लेकर बाजारों तक लोहड़ी की धूम। शादी के बाद पहली लोहड़ी मना रहे हैं लोग। भजनपुरा इलाके में आरोपियों ने घर में लगाई आग, ज्वलनशील पदार्थ डालकर घर को किया आग के हवाले। पुलिस के हाथ लगा सीसीटीवी फुटेज। शहीद नगर में 30 वर्षीय आसिफ ने की आत्महत्या। परिजनों का कहना, आत्महत्या नहीं हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बसों में तैनात मार्शलों को नहीं मिल रही सैलरी। पिछले 4 महीने से नहीं आई कर्मचारियों की सैलरी। सैलरी ना मिलने से घर चलाने में हो रही है दिक्कत। आनंद विहार फुटओवर ब्रिज ने बढ़ाई परेशानियां। एक्सीलेटर खराब होने के कारण लोग परेशान। बच्चों और बुजुर्गों को हो रही हैं दिक्कतें। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली में उत्साह, उमंग और खुशियों के साथ लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजारों से लेकर हर गली मोहल्ले में लोहड़ी की रौनक है। इसी संबंध में हमने कुछ लोगों से बात की जो इस बार शादी के बाद अपनी पहली लोहड़ी मना रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो लोग लोहड़ी का पर्व मनाने के लिए बहुत उत्सुक है। पहली लोहड़ी का बहुत महत्व होता है और बहुत ही धूमधाम से इसे मनाया जाता है। साथ ही लोग अपनी जीवन में सुख समृद्धि की प्रार्थना के साथ ये पर्व मना रहे हैं। चरखा मेरा रंगला विच सोने दिया मेखा, चरखा मेरा रंगला विच सोने दिया मेखा, वे मैं तेनू याद करा जद चरखे वल वेखा, वे मैं तेनू याद करा जद चरखे वल वेखा। सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरी बेटी और दामाद की पहली लोहड़ी है। मेरी ईश्वर से करबद्ध प्रार्थना है कि उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। जैसे कि शादी के बाद ये मेरी पहली लोहड़ी है, तो शाम को बहुत सारे रिश्तेदार दूर से आ रहे हैं। बड़े बुजुर्गों को बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलने वाला है और हम शाम को एक लकड़ी का घेरा बनाकर सब लोग उसके पास बैठेंगे और फुल्ले और रेवड़ी उसमें डालकर एज अ प्रसाद फिर हम अपने नेबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पूरे जोश से भांगड़े पे डांस होगा। बहुत अच्छा खाना बनेगा। तो आप सभी को भी निमंत्रण है। आप सब भी हमारे घर पे आके हमारे साथ लोहड़ी के त्योहार में शामिल हो सकते हैं। आप सबको लोहड़ी की लाख लाख बधाई हो। पूर्वी दिल्ली में क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला भजनपुर इलाके का है, जिसमें सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि कुछ आरोपी एक घर में ज्वलनशील पदार्थ डालकर नजर आ रहे हैं। आरोपियों ने एक घर में ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया और घर में आग लगा दी। हालांकि घर में सो रहे परिजन जैसे तैसे घर से बाहर निकले और अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने से घर के ग्राउंड फ्लोर पर काफी सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित नसीफ परिवार के साथ मौजपुर विजय पार्क में रहते हैं। परिवार के सभी सदस्य मकान की पहली मंजिल पर सो रहे थे, जबकि नफीस मकान की दूसरी मंजिल पर सो रहे थे। तभी देर रात ग्राउंड फ्लोर पर 3 युवक घर के पास आए और उन्होंने पॉलिथीन से कुछ लिया हुआ था, जिससे उन्होंने उनके कमरे में डाला और आग के हवाले कर दिया। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ये 8 तारीख की रात को 3 बजे 3 लोग आए थे और उन्होंने पेट्रोल डालकर माचिस की तिल्ली डालकर आग लगा दी। वो सीसीटीवी कैमरे की फोटोज में आ रहे हैं तीनों भागते हुए और अभी कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस आई थी, अब वो फोटो इसमें देख रही है कैमरों के अंदर जो भी है। उनकी गाड़ी का नंबर आ नहीं रहा है। दूसरी मंजिल पे 3 बेटी सो रही थी, एक बेटा। तो बेटी की आँख खुलती है और वो देखता है कि धुआं बहुत बुरी तरीके से हो रहा था, तो उसे सांस लेना भारी पड़ गया। बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लाइट जलाई कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बस काले काला हो रहा था। फिर इन्होंने गनीमत ये रही कि इन्होंने आसपास में छत पर चढ़ गए, उतर भी नहीं सकते,
कूद भी नहीं सकते। तो इन्होंने आसपास में रोल मचाई, तो हमारे दोनों पड़ोसी बाहर निकल के आए, फिर उसके बाद और भी आए, तो इन्होंने हमारे दोनों पड़ोसियों ने इस आग पर काबू पाया। कुछ हमने खिड़की पड़की अंदाजे से खोली, फिर हम उतर के आए। उतर के आने के बाद हम देखते हैं कि हॉल में आग लगी है, उसमें भी ताला लग रहा था। तो पहले ताला तो हमने मेन गेट का खोला, फिर हमने दूसरा ताला खोला तो उसमें पर्दे में आग लग रही थी। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के सीवापुरी से सटे शहीद नगर का एक मामला सामने आया, जहां पर एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। मृतक की पहचान आसिफ के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 30 साल है। बताया जा रहा है कि मृतक आसिफ डीटीसी में काम करता था। परिवार को देर रात पता चला कि आसिफ ने रस्सी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन परिजनों का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं है। ऐसे में पुलिस के लिए ये पता लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है कि ये हत्या है या आत्महत्या। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। सर मामला ये है, मेरा भाई है आसिफ, जो बहनी, और उसकी शादी हुई थी मुजफ्फरनगर। उसकी घरवाली आयशा। 6-7 साल करीब उसकी शादी को हो गए। 6-7 साल के अंदर उनका इतना विवाद रहा। उसके प्रसंग चल रहे थे, उसका जो इसी बात के पीछे उसके फ़ोन वगैरह भी पकड़े गए, सब कुछ पकड़ा गया। हमने बिरादरी वालों से कहा कि हमारा फ़ैसला करवा दो, जब ये नहीं रहना चाहती। तो उसके घर के हमारे ऊपर दबाव बनाते थे। अगर हम उसे कुछ कह देते थे तो हमारे ऊपर दबाव बनाते थे कि तुम्हारी ये कर देंगे, तुम्हारी वो कर देंगे। तो हम गरीब शरीफ आदमी अपना दबाव में अपना जो है चुपचाप उसे झेल रहे थे। अब परसों जो है सब करीब 11 तारीख की बात है, तो इनका फिर वही विवाद हुआ। अभी मेरे भाई ने उसे फ़ोन लेके दिया था करीब 17,000 रुपये का, और वहाँ पे फिर विवाद ये हुआ कि उसने फ़ोन जो दिया था, उसने अपने आशिक का स्टेटस लगाया अपने फ़ोटो के साथ। उसे जो है फिर फील हुआ, उसने कहा मैं इतना सब तेरे लिए करता हूँ, तो ये ऐसे काम करती है। जो एक्सपायर हुए उनका क्या नाम है? मोहम्मद क्या काम करते थे? कितनी उम्र है? मोहम्मद आसिफ उसका नाम है। अंडर डीटीसी में वो काम करते थे, और उम्र उनकी करीब 30 या 32 साल की होगी। उसने जो मेरे को बताया 10 बजे का गई घरवाली, 10-11 बजे की, शाम में 5 बजे आई है। अब उसने उस पर पूछा, लेकिन ये मेरे को पता नहीं कि हाँ भाई क्या मसला था क्या नहीं था, लेकिन बस ये पता चला कि मौत हो गई। जी हाँ, मर्डर है ये। मैं श्योर कर सकता हूँ कि ये मर्डर है, क्योंकि ये ऐसा दोस्त नहीं था मेरा जो फांसी लगा सकता है। क्योंकि मेरे से बेहतर मैं शायद ही जानता हूँ कि शायद ही कोई हो इस तरीके से। और मतलब इसको इनके ये बड़े वाले भाई हैं, इनको दबाव में लाके बिरादरी ने और सब लोगों ने मिलके वहाँ चौकी इंचार्ज से इनका मतलब इस तरीके से कर दिया कि हाँ भाई फैसला कर लें, लड़की अपने यहाँ ले जाएं। और जो 4 बच्चे हैं उसके, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी लड़की 9 या 10 साल की है, 4 बच्चे हैं, चारों लड़कियां हैं। ये बोलने लगे कि बड़े वाले भाई के यहाँ पर ऐसा है, इन्हें बच्चों को यहाँ छोड़ जाएं और घरवाली को हम ले जाएं। ये सब मिलके इन्होंने चौकी में लिखवा के, और चौकी इंचार्ज इनके साथ में है। सर, बसों में तैनात मार्शलों की भर्ती लगभग 2019 में शुरू हुई थी, जिससे बसों में होने वाली वारदातों से यात्रियों को राहत मिल सके और बसों में चोरी जैसी कोई घटना ना हो। लेकिन इन लोगों को अब नौकरी करने में दिक्कतें हो रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि काफ़ी समय से बसों में काम करने वाले मार्शलों की सैलरी रुकी हुई थी। इसी संबंध में जब हमने इन मार्शलों से बात की तो उनका कहना था कि शुरू में कभी सैलरी को लेकर कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन पिछले कुछ 4 महीने से सैलरी ना आने से घर चलाने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर खर्च नहीं हो पा रहा है। इसी में विभाग ये कहकर अपना पल्ला झाड़ देता है कि फंड नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों ने पहले भी प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, और अब फिर से उनका यही कहना है कि अगर सैलरी जल्द नहीं आई तो फिर से प्रदर्शन करना मजबूरी बन जाएगा। परेशानी तो बहुत है। किराए वाले तो किराए नहीं दे पा रहे, और रोज रोटी खाने में परेशानी होती है, और यानी कि 3-4 महीने सैलरी हो गए। हाँ, परेशानी हो रही है। मतलब ये गवर्नमेंट जाने क्या है, मतलब ये है कि थोड़ी गरीब आदमी जो बेचारे जो होमगार्ड से परेशान बहुत हैं, जो मार्शल हैं, उनको 2-2, 3-3 महीने सैलरी ना मिले, जो किराए पे रहते हैं, जो बेचारे उनको कहाँ से दें वैसे। डीटीसी मार्शल में हम कार्यरत हैं। ये अलग अलग डीटीसी के जो होमगार्ड्स हैं उन्हें 3-4 महीने हो गए हैं, और जो क्लस्टर में हैं उनकी टाइमली क्लियर हो रही है। पिछले 1 महीने से ही उनका इशू हुआ है, लेकिन परेशानी तो बहुत सारी होती है।
सारे कोई हाई प्रोफाइल से तो है नहीं ये। अब घर भी मैनेज करना है इन लोगों को, रेंटेड भी हैं बहुत से जो रेंटेड हाउसेस में रहते हैं, और आने जाने का कन्वेंस है, कहीं भी ड्यूटियां लग जाती है हमारी किसी भी जगह, तो प्रॉब्लम तो होती है। लाइबिलिटी तो बनती है महीने में, तो डेली परेशानी बहुत सारी झेलते हैं। जिनको 4 महीने हो गए उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमें 1 महीना हुआ है और बोला जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से फंड इशू नहीं हुआ है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बोलता है कि ऊपर हमें गवर्नमेंट से नहीं आया। तो कुल मिला के अभी तक जो है शिफर ही है, कोई रिजल्ट नहीं मिला हमें। सारे वजन पड़ता उधार दुकानों वाले को उधार देते हुए इनको पहले पैसे दे जब लग दे, जगह बदलनी पड़ा और राशन वाले के भी बहुत पर की शिफ्ट भी चेंज होती रहती होगी, उसमें भी खर्चा लगता होगा आने जाने में, हर चीज़ आने सब में लगा है, वो सभी में लगा, खर्चा तो लगा ही लगा है। आप लोगों ने अपनी बात रखी है सरकार के रखी, वो कह रहे कि 15 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया उन्होंने, और धरना वरना दिया था सिविल डिफेंस वालों ने, तो 15 तारीख तक पैसे आ जाएंगे आपके। नहीं दे रहे, 3 महीने पेंडिंग हो गए, 4था महीना चल रहा है। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही, बच्चों को खाना पीना नहीं हो रहा, दिक्कतें आ रही, पैसा नहीं आएगा तो 4 महीने तक क्या कर सकता है आदमी, बताइए क्या फ़ायदा इसी जॉब का। ये किया था 2019 में। तो पहले शुरुआत में सही मिलती सैलरी, 1 महीना पेंडिंग चल रही थी, अब के लेट हुई है, वो सब रुके पड़े हैं। बच्चों की स्कूल का काम रुका पड़ा है, ट्यूशन के पैसे नहीं जा रहे हैं, दुकान राशन खाया उसके पैसे नहीं जा रहे हैं, आगे कौन दे देगा बताओ। ये प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल, यही हाल हो रहा है जी। जनता को राहत देने के लिए फुटओवर ब्रिज बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसे में आनंद विहार पर बना फुटओवर ब्रिज राहत नहीं मुसीबत बनकर लोगों के सामने खड़ा है। दरअसल यहाँ हजारों लोग रोज आते हैं, लेकिन यहाँ की एक्सीलेटर बार बार खराब हो जाती है और यहाँ आने वाले यात्रियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। जहाँ एक तरफ की एक्सीलेटर खराब है तो वहीं दूसरी तरफ की सीढ़ियों पर ताला लगा दिया गया है और परमानेंट उन्हें बंद कर दिया गया है, जिससे लोग पैदल चलकर ही इस ब्रिज को पार करते हैं। बहुत प्रॉब्लम है, भीड़ बहुत ज़्यादा चल रहा है, अब बना नहीं है। हाँ दिक्कत होती है, बच्चा है देखो बीमार है, अब गोदी में लेके आनी पड़ती है, बहुत दिक्कत होती है। हाँ होना चाहिए, नहीं हो रही है। देखो ये कम से कम 4-5 दिन से खराब पड़ी है, जब भी आओ तो खराबी मिलती है, बहुत कम चलती है जी। आज दिन खराब रहती है जी, वो बड़े परेशान रहते हैं यहाँ पर चढ़ने में। उनको ये दिक्कत है फिर कहाँ से चढ़ेंगे, लिफ्टें चढ़नी है, सीढ़ी से आते हैं, सड़कें बेचारी खराब होती है जी। हाँ है, ये अब 3-4 दिन से खराब पड़ी हुई है। ये मशीन बहने में कम से कम 12 दिन खराब रहती है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, और जितने बुजुर्ग लोग हैं, बुढ़े लोग, माताएं बहनें जो अपंग हैं, उनके लिए सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पल्ली तरफ का जो ये वाला है, ये बिल्कुल बंद रहता है, उसमें कब्जा करा हुआ है। उसमें आप देखिए पीछे नीचे बंद कर रखा है, वो पूरा कब्जा कर रखा है, और ये 12 दिन खराब रहता है। प्रशासन वाले कोई कौन आ रहा, कौन देख रहे हैं? देखो कितने लोग खड़े हैं, वो किसी को कुछ पता ही नहीं क्या लोग, कौन आदमी कहाँ का कुछ नहीं पता। सीढ़ियों से बहुत बड़ी दिक्कत होती है जी। अब हम भी यहाँ से आ रहे थे, हमने कहा इधर से होगी, जगह सीढ़ियाँ बंद पड़ी है। शनिवार इतवार को मैक्सिमम बंद रहती है। हाँ जी, शनिवार इतवार या तो ये बंद रहती है या बंद कर दी जाती है, शनिवार इतवार तो कभी भी आओ बंद रहती है। ये आम पब्लिक की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जीना सीढ़ी खराब रहता है आने जाने में, खास करके बुजुर्ग आदमी की और ज़्यादा दिक्कत होता है। कोई सुनवाई नहीं होता है। मैम कितना दिन से, लमसम 2 साल से सीढ़ी खराब पड़ा हुआ है, कहीं नहीं। हम तो 2 साल से इसका स्थिति ऐसा ही देख रहे हैं। हम हफ्ते में, सप्ताह में एक बार तो हमको आना जाना होता ही है। नर्सरी एडमिशन को लेकर स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में कई स्कूलों में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं और सिर्फ पहली लिस्ट निकलने का इंतजार किया जा रहा है। इसी कड़ी में जब हमने स्कूल की प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बताया कि 20 जनवरी को पहली लिस्ट निकाली जाएगी और जिन बच्चों को इस लिस्ट में एडमिशन नहीं मिल पाता है उनका ड्रॉ निकाला जाएगा और बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। हमारी फर्स्ट लिस्ट जो है वो 20 जनवरी को निकलेगी और 13 जनवरी को पॉइंटर्स लिस्ट डालेंगे हम कि कितने बच्चों ने अप्लाई जो किया उनके कितने पॉइंट्स बनते हैं, उसकी लिस्ट 13 को आ जाएगी और फर्स्ट लिस्ट जो है 20 जनवरी को आएगी। हम लोगों के अराउंड 1050 एप्लीकेशंस आए हैं फॉर 56 सीट्स। देखिए मार्क्स तो 100 पॉइंटर्स भी हैं हमारे पास, क्योंकि कैलकुलेशन तो पॉइंटर्स की हो ही चुकी है, तो 100 पॉइंटर्स भी हैं हमारे पास कुछ बच्चे, और 80 और 90 पॉइंटर्स वालों को डायरेक्ट एडमिशन है और 70 पॉइंटर्स से हमारे जो है ड्रॉ होगा। जिनके नाम ड्रॉ में आते हैं वो तो बिल्कुल ही
ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है, उसमें ड्रॉ होता है। हम उन्हें पेरेंट्स को बुलाते हैं, एप्लीकेंट्स के पेरेंट्स को, जिनके भी 70 और 60 पॉइंटर्स होते हैं, उनको हम बुलाते हैं और उनके सामने ही ड्रॉ होता है। तो जिसका भी नाम ड्रॉ में आता है उनको एडमिशन नहीं, इसका सिर्फ यही एक वो है, एडमिशन का प्रोसेस जो है वही है, सभी स्कूल्स में यही फॉलो होता है, तो हम लोग भी यही फॉलो करते हैं। लास्ट डेट तो क्लोज़ हो गए हैं, एडमिशन फॉर्म्स तो क्लोज़ हो चुके हैं। तो अब जैसे ही फर्स्ट लिस्ट आएगी उसके बाद पेरेंट्स जो है एडमिशन लेना शुरू कर देंगे और 1 अप्रैल से हम नया सेशन शुरू कर देंगे अपना। पेंशन से लोगों को निवेश करने और अपनी बचत संचित करने का अवसर मिलता है। उम्र के बढ़ते वर्षों के साथ जीवन किसी समझौते के बिना अच्छा बनाए रखने की सुविधा ही पेंशन है। लेकिन पिछले कुछ 3-4 महीने से बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, जिससे उनकी समस्या बढ़ती जा रही है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका घर ही पेंशन के पैसों के भरोसे चलता था, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही है। ऐसे में उन लोगों के सामने कई चुनौतियां हैं। इसी के चलते वो लोग राज्य और केंद्र सरकारों से लगातार विनती कर रहे हैं। आदरणीय महोदय, हमारे एरिया में काफ़ी लोग पेंशन होल्डर हैं, जिनको पेंशन काफ़ी 2-3-4 महीने से उनको पेंशन नहीं आ रही है। इसी कारण से उनके घर में काफ़ी दिक्कत आ रही है, जैसे मेडिकल के लिए, रोज़ के खर्चे के लिए। कृपया करके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कृपया करके आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो, पेंशन जो है, कोई बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ा आदमी है, जो उसको माफ करें, उसको एक डूबते कहते हैं तिनके का सहारा है। वैसे एक पेंशन होता है, आदमी आधी सारी उम्र काम करता है, रिटायरमेंट के बाद उनको और कोई सोर्सेज होता नहीं, उसका खाली एक ही सोर्सेज है, या बोनस है या पेंशन है। जब उसका बंद होगा, फ्यूचर में वो उसके बच्चे भी साथ नहीं दें, कुछ भी नहीं करे, वो कैसे अपना गुजारा करेगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर फ्लाईओवर के पास देर रात बाइक पर सवार 3 युवक का एक्सीडेंट हो गया था। तीनों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर डॉक्टर ने 2 को उसी समय मृत घोषित कर दिया था। जानकारी के अनुसार विशाल की उम्र 25 साल और ऋतिक की उम्र 18 साल थी। इन दोनों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। वहीं पिछले 10 दिनों से तरुण का इलाज चल रहा था। उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई थी, लेकिन तरुण ने भी आज अंतिम सांस ले ली और उसकी भी मौत हो गई। दरअसल ये तीनों अपने घर से खाना खाने के लिए निकले थे, लेकिन तीनों एक भयानक हादसे के शिकार हो गए, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में बस इतना ही। आप देखते रहिए CCN। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।